आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फिलोसोफर के बारे में जिन्होंने पूरा वेस्टर्न फिलॉसफी का बेस बनाया। इनका नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस। थेल्स को अक्सर वेस्टर्न फिलॉसफी का फादर कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे क्यों, क्या खास था थेल्स में जो उनको ये टाइटल दिया गया। सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। थेल्स का समय था 6th सेंचुरी BC, यानी तकरीबन 2600 साल पहले। वो ग्रीक सिटी मिलेटस में रहते थे, जो उस समय एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। लेकिन थेल्स को ट्रेडिंग या पॉलिटिक्स से ज़्यादा इंटरेस्ट नेचुरल वर्ल्ड में था। वो समझना चाहते थे कि दुनिया किस तरह से काम करती है, लेकिन उनका अप्रोच थोड़ा अलग था। जब पुरानी दुनिया के लोग नेचुरल इवेंट्स को गॉड्स और देवताज से जोड़ते थे, थेल्स ने सोचा क्या ये सब कुछ एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझा जा सकता है। और यही चीज़ थेल्स को यूनिक बनाती है। वो पहले ऐसे फिलोसोफर थे जो नेचुरल वर्ल्ड को देखने का एक साइंटिफिक तरीका लाए। मतलब वो नेचुरल चीज़ों को डिवाइन या सुपर नेचुरल पावर से एक्सप्लेन करने के बजाय लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग से समझने लगे। ये उस जमाने के लिए बहुत ही रिवोल्यूशनरी आइडिया था, जब लोग हर इवेंट को गॉड के गुस्से या उनकी मर्जी से जोड़ते थे। एक ऐसा समय में सोचिए जब हर छोटी बड़ी चीज़ को सुपर नेचुरल पावर का रिजल्ट माना जाता था। थेल्स ने एक सिंपल और डायरेक्ट अप्रोच अपनाया। उन्होंने कहा कि नेचुरल इवेंट्स को समझने के लिए हमें सिर्फ अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करना होगा, अपना दिमाग यूज करना होगा और आंसर्स खोजने होंगे। इसलिए उन्होंने साइंस और फिलॉसफी के बीच का एक सीधा रास्ता बनाया, जिसे हम आज भी फॉलो करते हैं। सवाल यह है कि थेल्स को स्टडी करना आज के समय में इतना ज़रूरी क्यों है। अगर आपने कभी सोचा है कि दुनिया किस तरह से काम करती है या फिर नेचुरल फिनोमिनन का रीजंस क्या होते हैं, तो आप भी वैसे ही सोच रहे हैं जैसे थेल्स सोचा करते थे। थेल्स ने हमें एक नया तरीका दिया था दुनिया को देखने का। ये तरीका था साइंटिफिक इंक्वायरी का। उन्होंने हमें सिखाया कि दुनिया के आंसर्स ढूंढने के लिए हमें लॉजिक और रीज़न का सहारा लेना चाहिए, बिना किसी सुपर नेचुरल बिलीफ के। और इसी रीज़न से थेल्स का काम आज भी रिलेवेंट है। आज हम जो भी साइंटिफिक मेथड फॉलो करते हैं, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी, उसका ओरिजिन थेल्स के उन बेसिक प्रिंसिपल से जाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि नेचर को समझना हमारे अपने ऑब्जर्वेशन और रैशनल थिंकिंग पर डिपेंड करता है, और इसी अप्रोच से हम नए डिस्कवरीज और एडवांसमेंट्स कर सकते हैं। आज इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे थेल्स के आइडियाज़ फिलॉसफी और साइंस के बीच के जंक्शन पर खड़े हैं। वो नेचुरल वर्ल्ड को देखने का एक नया नज़रिया लेकर आए थे, जो आज के मॉडर्न साइंस का फाउंडेशन है। ये एक इंटरेस्टिंग सफ़र होगा जहां हम थेल्स के काम को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से दुनिया को समझा और हमें कैसे नए आइडियाज़ दिए। तो आइए शुरू करते हैं थेल्स के सफ़र को। कोई भी फिलोसोफर या साइंटिस्ट अपने समय और अपने इन्वायरमेंट से अलग नहीं होता। उनका जीवन, उनका परिवार और उनका आसपास का माहौल उनकी सोच को शेप करता है। थेल्स भी इससे अलग नहीं थे। सबसे पहले बात करते हैं कि मिलेटस की, जहां थेल्स का जन्म हुआ। मिलेटस एक छोटा पर बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी स्टेट था, जो ग्रीस के वेस्ट कोस्ट पर था, जो आज के मॉडर्न डे टर्की का हिस्सा है। उस जमाने में मिलेटस एक थ्राइविंग ट्रेडिंग हब था। समुंदर के किनारे बसने की वजह से मिलेटस का इकोनॉमिक और कल्चरल एक्सचेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अलग अलग जगहों से लोग यहाँ आते थे, नए विचार यहाँ आते थे। मिलेटस का ट्रेडिंग इकोनॉमी काफ़ी रिच थी, और यही रीज़न था कि वहाँ के लोगों में इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी भी हाई थी। थेल्स का परिवार भी यही इंटेलेक्चुअल महल में रहता था।
उनके परिवार के बारे में ज़्यादा लिखा तो नहीं गया, पर इतना ज़रूर है कि वो एक प्रॉस्पेरस बैकग्राउंड से थे, जिसने उन्हें ज्ञान और एजुकेशन के प्रति पहले से ही इंटरेस्ट डेवलप करने में मदद की। मिलेटस के कल्चर ने उनकी सोच पर बहुत बड़ा असर डाला। ट्रेड और ट्रैवल के चलते यहाँ के लोगों का एक्सपोजर बहुत वाइड था और इसी वजह से थेल्स का इंटरेस्ट नेचर और दुनिया के मिस्ट्रीज में जगने लगा। थेल्स ने सिर्फ अपने शहर तक अपने आइडियाज़ को सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपनी सोच को और गहरा बनाने के लिए अपने शहर के बाहर भी सफ़र किया। इजिप्ट और बेबीलोन दोनों उस समय के नॉलेज के स्ट्रॉन्ग सेंटर्स थे। थेल्स यहाँ ट्रैवल किए और यहाँ के स्कॉलर से बहुत कुछ सीखा। इजिप्ट का सफ़र उनकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। इजिप्ट उस समय ज्योमेट्री के लिए मशहूर था। वहाँ के लोग पिरामिड्स बनाते थे और उन्होंने ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल्स को डेवलप किया था। थेल्स को ज्योमेट्री में बहुत इंटरेस्ट था और इजिप्ट में उन्होंने इस फील्ड में डीपली स्टडी किया। उन्होंने ये समझा कि कैसे हम नेचुरल वर्ल्ड को मैथमेटिकल रूल से समझ सकते हैं। पिरामिड्स की हाइट को मेजर करने का एक सिंपल मेथड थेल्स ने वहीं सीखा था। कहानी है कि उन्होंने सिर्फ अपने शैडो का यूज करके पिरामिड्स की हाइट को एक्यूरेटली मेजर किया था। उसके बाद बेबीलोन में उन्होंने एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान लिया। बेबीलोनियन लोग एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी एडवांस थे। वो तारों की पोजीशंस और प्लैनेटरी मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करते थे। बेबीलोन में थेल्स ने एस्ट्रोनॉमी को सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन के रूप में नहीं बल्कि एक साइंस के रूप में भी समझा। वहाँ से थेल्स ने एस्ट्रोनॉमी के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सीखे जो उनके अपने काम में काफ़ी यूज़फुल बने। बेबीलोन और इजिप्ट में उन्होंने एस्ट्रोनॉमी और ज्योमेट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझने के बाद अपनी थिंकिंग में एक साइंटिफिक अप्रोच को डेवलप किया। अब हम बात करते हैं उन इन्फ्लुएंसेस की जो थेल्स के काम को शेप करता है। उन्होंने जो ज्ञान इजिप्ट और बेबीलोन से लिया उसे उन्होंने अपने काम में कैसे इंटीग्रेट किया। इजिप्शियन मैथमेटिक्स का थेल्स के काम पर डायरेक्टली इम्पैक्ट था। इजिप्ट में लोगों ने मेजरमेंट और कंस्ट्रक्शन के प्रैक्टिकल मेथड्स को डेवलप किया था और थेल्स ने ये समझा कि ये मैथमेटिकल रूल्स नेचुरल वर्ल्ड के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी यूज़फुल हो सकते हैं। इजिप्ट में जो ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल्स थे उन्होंने थेल्स के थॉट प्रोसेस को साइंटिफिक डायरेक्शन दी। जब वो ज्योमेट्री का यूज़ करते थे तो वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज नहीं थी। उन्होंने ज्योमेट्री को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के रूप में भी यूज़ किया। बेबीलोनियन एस्ट्रोनॉमी ने उन्हें एक और बड़ा टूल दिया। थेल्स ने तारों और प्लैनेटरी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करना सीखा और इससे उनका इंटरेस्ट एस्ट्रोनॉमी में डीप हो गया। बेबीलोन के लोग तारों के पैटर्न्स को समझने के लिए एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन करते थे और थेल्स ने इस ऑब्जर्वेशनल मेथड को अपने नेचुरल फिलॉसफी में अप्लाई किया। बेबीलोन में ही उन्होंने प्लैनेटरी मूवमेंट्स का एक साइकिल ऑब्जर्व किया, जिससे उनका इंटरेस्ट इक्लिप्स और सेलेस्टियल फिनोमेना में और बढ़ गया। यही रीज़न था कि बाद में थेल्स को सोलर इक्लिप्स प्रेडिक्ट करने का ज्ञान मिला। ये इक्लिप्स प्रेडिक्शन सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं था, बल्कि उसने थेल्स को एक रैशनल थिंकर के रूप में प्रमाणित किया, जो नेचुरल फिनोमेना को लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे थे। थेल्स का अप्रोच नेचुरल वर्ल्ड को समझने में उन इन्फ्लुएंसेस का मिक्स था। इजिप्ट के ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट्स और बेबीलोनियन एस्ट्रोनॉमी के ऑब्जर्वेशंस ने उनको एक साइंटिफिक सोच दी, जिससे उन्होंने दुनिया के काम करने के तरीके को रेशनल और लॉजिकल तरीके से देखना शुरू किया। ये इन्फ्लुएंसेस उनके पूरे कैरियर के फाउंडेशन बन गए, जहां उन्होंने फिलॉसफी और साइंस को एक साथ इंटीग्रेट किया और हमें लॉजिकल रीजनिंग का एक नया तरीका दिया। अब तक हमने थेल्स के जीवन और उनके बैकग्राउंड को समझा, लेकिन अब हम उनके सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन यानी उनके फिलोसॉफिकल आइडियाज़ की तरफ बढ़ते हैं। थेल्स को अक्सर वेस्टर्न फिलॉसफी के फादर के रूप में देखा जाता है और इसका कारण था उनका एक नए तरीके से सोचना, फर्स्ट प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट। उन्होंने नेचुरल वर्ल्ड को देखने का एक ऐसा नज़रिया दिया जो सिर्फ
गॉड्स और सुपरनेचुरल फोर्सेस पर बेस्ड नहीं था, बल्कि लॉजिकल रीजनिंग और ऑब्जर्वेशन पर आधारित था। थेल्स का सबसे बड़ा और यूनिक आइडिया था फर्स्ट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट, जिसे हम नेचुरल फिलॉसफी के रूप में जानते हैं। इसका मतलब था कि हर चीज का कोई ना कोई बेसिक प्रिंसिपल होता है, कोई ऐसा प्राइमरी सब्सटेंस जो हर चीज के पीछे है। उन्होंने सबसे पहले सवाल ये उठाया कि दुनिया किस चीज से बनी है। इस सवाल का जवाब थेल्स ने दिया एक सिंपल और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट के रूप में, सब कुछ पानी से बना है। थेल्स ने यह कहा कि दुनिया का प्राइमरी सब्सटेंस पानी है। ये स्टेटमेंट आज के समय में सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन उस समय के लिए ये एक रिवॉल्यूशनरी थॉट था। थेल्स के मुताबिक हर चीज जो हम देखते हैं वो किसी न किसी फॉर्म में पानी से निकलती है। इस थियरी के पीछे का रीजनिंग क्या रहा होगा? थेल्स का ऑब्जर्वेशन सिंपल था, पानी दुनिया का एक इसेंशियल कंपोनेंट है। पानी के बिना जीवन का होना मुमकिन नहीं है। वो देखते थे कि सभी लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस पानी के बिना नहीं रह सकते। उन्होंने देखा कि फसल पानी के बिना नहीं उगती, जानवरों को जीवित रहने के लिए पानी चाहिए और मानव शरीर भी पानी के बिना सुस्त हो जाता है। इन ऑब्जर्वेशन के बेस पर उन्होंने कंक्लूड किया कि अगर दुनिया में हर चीज का बेस एक चीज हो सकती है तो वो पानी ही है। आपको ये भी समझना होगा कि उस समय के फिलोसफर्स के पास मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स नहीं थे। उनका अप्रोच प्योरली ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग पर आधारित था। थेल्स ने यह देखा कि पानी लिक्विड स्टेट में है, लेकिन वो वेपर और सॉलिड यानी कि आइस भी बन सकता है। उन्होंने ये कंक्लूड किया कि पानी में ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी है और ये ट्रांसफॉर्मेशंस दुनिया के सभी नेचुरल एलिमेंट का बेस हो सकता है। थेल्स के आइडियाज का दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था नेचुरलिज्म। उस जमाने के लोग हर नेचुरल फिनोमेनन को गॉड्स और देवता से जोड़ते थे। अगर बारिश हुई तो लोग सोचते थे कि किसी गॉड ने अपनी कृपा बरसाई है। अगर तूफान आया तो समझा जाता था कि गॉड्स नाराज हैं। लेकिन थेल्स का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने गॉड्स को नेचुरल एक्सप्लेनेशन से रिप्लेस करने का एक फ्रेमवर्क दिया। थेल्स के लिए दुनिया के फिनोमेना का समझ एक साइंटिफिक अप्रोच से होनी चाहिए थी, न कि किसी सुपर नेचुरल रीजनिंग से। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि हर नेचुरल इवेंट को रेशनल और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझा जा सकता है। इस अप्रोच का मतलब था कि हमें नेचुरल वर्ल्ड को समझने के लिए अपनी सोच को एक्सपैंड करना होगा और आंसर्स ढूंढने के लिए ऑब्जर्वेशन और लॉजिक का यूज करना होगा। ये नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट उस समय के लिए एक बड़ा फिलोसॉफिकल शिफ्ट था। थेल्स के टाइम में ये आइडिया रिवॉल्यूशनरी इसलिए थे क्योंकि उस समय के फिलोसफर्स और आम लोगों के लिए गॉड्स और सुपर नेचुरल फोर्सेस दुनिया के काम करने का एक बेसिक हिस्सा थे। लेकिन थेल्स ने पहली बार ये आइडिया रखा कि शायद दुनिया के फिनोमेनों को समझने के लिए हमें गॉड्स पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस के पीछे जाना चाहिए। अब हम थेल्स के दो सबसे फेमस थियरीज पर बात करते हैं, वाटर थियरी और सोलर इक्लिप्स प्रेडिक्शन। इन दो आइडियाज ने उन्हें एक रेशनल फिलोसोफर और साइंटिस्ट के रूप में स्टैब्लिश किया। थेल्स की वाटर थियरी यानी सब कुछ पानी से बना है, उस समय के लिए एक काफ़ी नया और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। थेल्स का ये आइडिया था कि दुनिया के सभी एलिमेंट्स को हम एक प्राइमरी सब्सटेंस यानी पानी से ट्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, उन्होंने पानी के अलग अलग फॉर्म को देखा, सॉलिड यानी आइस, लिक्विड यानी वाटर और गैस यानी वेपर। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि शायद दुनिया का बेस सब्सटेंस पानी ही है। ये थियरी आज के समय में गलत साबित हो चुकी है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक इम्पॉर्टेंट था। थेल्स का अप्रोच ये था कि दुनिया को समझने के लिए हमें उसके बेसिक कंपोनेंट्स को समझना होगा। उन्होंने इस वाटर थियरी को एक नेचुरलिस्टिक फ्रेमवर्क में रखा, जहां सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशंस के लिए कोई जगह नहीं थी। ये अप्रोच नेचुरल वर्ल्ड को रेशनल और लॉजिकल तरीके से समझने का एक
बड़े एफर्ट की शुरुआत थी। थेल्स की दूसरी बड़ी अचीवमेंट थी उनका सोलर इक्लिप्स प्रेडिक्ट करना। 28 मई 585 बीसी को एक सोलर इक्लिप्स हुआ था और कहा जाता है कि थेल्स ने इस इवेंट को पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था। आप सोचिए, इतने पुराने समय में भी लोग इक्लिप्स को गॉड्स का प्रकोप समझते थे। थेल्स ने अपने लॉजिकल थिंकिंग और एस्ट्रोनॉमी के नॉलेज का यूज़ करके इस इवेंट को साइंटिफिकली समझा और प्रेडिक्ट किया। बेबीलोन में उन्होंने एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान लिया था, जहां लोग प्लैनेटरी मूवमेंट्स को समझने में काफ़ी एडवांस थे। थेल्स ने इस ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन का यूज़ करके ये समझा कि सोलर इक्लिप्स एक नेचुरल फिनोमेना है जो तारों के मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग होती है। ये प्रेडिक्शन उनके साइंटिफिक अप्रोच को इस्टेब्लिश करता है, जहां वो नेचुरल वर्ल्ड के फिनोमेना को गॉड से जोड़कर नहीं बल्कि एक सिस्टमेटिक और ऑब्जर्वेशनल मेथड से समझने का प्रयास कर रहे थे। सोलर इक्लिप्स का प्रेडिक्शन एक बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि ये एक प्रमाण था कि थेल्स की सोच नेचुरल फिनोमेना को लॉजिकल तरीके से समझने पर बेस्ड थी। उन्होंने दिखाया कि अगर हम नेचुरल इवेंट्स को ऑब्जर्व करें और उन्हें सिस्टमेटिकली स्टडी करें तो हम उनके पीछे के रीजंस को समझ सकते हैं और उन्हें प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। अब अगर थेल्स के थियरीज के क्रिटिसिज्म की बात करें तो उनकी वाटर थियरी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही थी। उस समय के उनके कंटेम्परेरीज ने भी उनकी थियरी पर क्वेश्चंस उठाए। अरिस्टोटल जैसे फिलोसफर्स ने कहा कि पानी को दुनिया का प्राइमरी सब्सटेंस बताना थोड़ा सिंपलिस्टिक है। अरिस्टोटल कहते थे कि दुनिया के एलिमेंट्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और उन्हें एक सिंगल सब्सटेंस से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। थेल्स का पानी को प्राइमरी एलिमेंट बताना आज के साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग गलत है, लेकिन उस जमाने में ये एक बड़ी सोच का एग्जाम्पल था। थेल्स को हम एक फिलोसोफर के रूप में जानते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ फिलोसफी तक अपने विचार को सीमित नहीं रखा। साइंस और मैथमेटिक्स में भी उनके कंट्रीब्यूशन को हम आज भी याद करते हैं। उनका थॉट प्रोसेस एक रेशनल और सिस्टमेटिक अप्रोच पर आधारित था, जो आगे चलकर मॉडर्न साइंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना। थेल्स का कंट्रीब्यूशन ज्योमेट्री में एक माइलस्टोन के रूप में देखा जाता है। वो पहले फिलोसोफर्स में से एक थे जिन्होंने अपनी सोच को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एरियाज में एक्सटेंड किया। ज्योमेट्री के फील्ड में उनका काम कुछ ऐसे फंडामेंटल आइडियाज़ के साथ शुरू होता है जो आज भी ज्योमेट्री के कोर कॉन्सेप्ट्स में इंक्लूड किए जाते हैं। थेल्स का सबसे मेन कंट्रीब्यूशन थेल्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है। ये थ्योरम एंगल के रिलेशन में है, जो कहता है कि अगर एक ट्रायंगल में एक साइड डायमीटर हो और वर्टेक्स सर्कल के किसी और पॉइंट पर हो तो वो एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। इस थ्योरम को आज भी हम ज्योमेट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स में पढ़ते हैं। इस थ्योरम के रूप में थेल्स ने एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकली प्रूफ किया, जो उस समय के लिए एक काफ़ी एडवांस्ड आइडिया था। पैरेलल लाइंस और एंगल से रिलेटेड उनकी डिस्कवरीज भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि अगर दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल लाइन से कट की जाती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। इस बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ने दुनिया को एंगल्स और लाइंस के रिलेशनशिप को समझने का एक रेशनल मेथड दिया। लेकिन थेल्स का काम सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं था, उन्होंने ज्योमेट्री का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी दिखाया। थेल्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का सबसे फेमस एग्जाम्पल उनका पिरामिड्स की हाइट को कैलकुलेट करना था। कहा जाता है कि थेल्स ने अपने शैडो और सन के एंगल का यूज़ करके इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड की हाइट को मेज़र किया। उन्होंने अपने शैडो और पिरामिड की शैडो के बीच के रेशियो को ऑब्जर्व किया और सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज़ करके पिरामिड की हाइट को एक्यूरेटली एस्टिमेट किया। इस एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि थेल्स के लिए ज्योमेट्री सिर्फ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका भी बनाया। उन्होंने दिखाया कि मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दुनिया के मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में कितना ज़रूरी है। थेल्स का दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूशन एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में था, जिसे हमने पहले देखा।
उन्होंने सोलर इक्लिप्स को प्रेडिक्ट किया था, लेकिन उनका काम यहीं तक सीमित नहीं था। एस्ट्रोनॉमी के अलग अलग एरियाज में उनका पायनियरिंग वर्क उन्हें एक विजनरी थिंकर के रूप में भी एस्टेब्लिश करता है। थेल्स ने अपने ट्रेवल्स के दौरान इजिप्ट और बेबीलोन के एस्ट्रोनॉमर्स से बहुत कुछ सीखा और उन्होंने इन लर्निंग्स को सिस्टमेटिकली अप्लाई किया। उन्होंने मून और स्टार्स के मूवमेंट को समझने में एक रिवोल्यूशनरी अप्रोच अपनाई। उस समय तक लोगों का मानना था कि चांद और तारे डिवाइन पावर्स के अधीन हैं, लेकिन थेल्स ने इन मूवमेंट्स को नेचुरल फिनोमेना के रूप में समझाया। उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि मून के फेजेस का अर्थ के शैडो के साथ कुछ रिलेशन है। थेल्स ने कंक्लूड किया कि लूनर इक्लिप्सेस तब होती हैं जब अर्थ चांद के और सूर्य के बीच में आती है और अर्थ की शैडो चांद पर पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन था जो प्योरली लॉजिकल डिडक्शन और ऑब्जर्वेशन पर आधारित था। इसके अलावा थेल्स ने स्टार नेविगेशन का भी कॉन्सेप्ट डेवलप किया। शिप्स के सेलर्स को अपने रास्ते का पता लगाने के लिए उन्होंने तारे के मूवमेंट का स्टडी किया। उन्होंने पोलर स्टार यानी ध्रुव तारे का ऑब्जर्व करके ये बताया कि कैसे इस तारे का पोजीशन रिलेटिवली कांस्टेंट रहता है और ये नेविगेशन के लिए एक रिलायबल पॉइंट हो सकता है। ये आइडिया सेलर्स के लिए गेम चेंजर साबित हुआ और ये थैलन के मैरीटाइम ट्रेड को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल रहा। थेल्स ने सोलर इक्लिप्स और सीजन्स के बीच के रिलेशनशिप्स को भी समझा। उन्होंने ये देखा कि अर्थ और सन के रिलेटिव पोजीशंस के चेंजेस सीजन्स को डिटरमाइन करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन बेसिक एस्ट्रोनॉमिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड था, लेकिन उस जमाने के लिए ये एक नई और एडवांस कॉन्सेप्ट था। सीजन्स को समझने से एग्रीकल्चर और फार्मिंग प्रैक्टिसेस में भी फायदा हुआ, क्योंकि लोग ये प्रेडिक्ट करने लगे कि किस समय फसल उगाई जानी चाहिए। थेल्स का ये साइंटिफिक व्यू पॉइंट उस समय की इकोनॉमी और डेली लाइफ को काफ़ी प्रभावित कर गया। थेल्स का एक और बड़ा कंट्रीब्यूशन था अर्थक्वेक्स को साइंटिफिकली समझने की कोशिश। उस समय के लोग अर्थक्वेक्स को गॉड्स का प्रकोप मानते थे, लेकिन थेल्स ने अर्थक्वेक्स को नेचुरल कॉजेस से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि अर्थ पानी पर तैरती है और जब पानी में डिस्टर्बेंस होती है तो अर्थ हिलने लगती है, जिसे हम अर्थक्वेक के रूप में देखते हैं। आज के समय में ये एक्सप्लेनेशन साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं है, लेकिन थेल्स का ये अप्रोच अच्छा था क्योंकि वो नेचुरल डिजास्टर्स को गॉड और डिवाइन रैथ से अलग करके एक नेचुरल प्रोसेस के रूप में समझ रहे थे। ये उनकी लॉजिकल सोच और ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेथड का प्रमाण था, जिसे उन्होंने दुनिया के नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करना शुरू किया। थेल्स का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उनकी ऑब्जर्वेशन बेस्ड अप्रोच थी। वो दुनिया के फिनोमेना को देखते थे, समझते थे और फिर उनके पीछे के रीजंस को लॉजिकली डिड्यूस करते थे। यही रीज़न था कि वो फिलॉसफी के साथ साथ साइंस में भी एक नए एरा की शुरुआत कर पाए। थेल्स के साइंटिफिक आइडियाज़ ने न सिर्फ उस ज़माने के स्कॉलर्स को प्रभावित किया, बल्कि उन्होंने साइंस के फ्यूचर जनरेशन्स को भी एक मेथड दिया। थेल्स ने दिखाया कि नेचुरल वर्ल्ड को समझने के लिए हमें एक सिस्टमेटिक और लॉजिकल अप्रोच की ज़रूरत है। उनका फर्स्ट प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट और उनका ऑब्जर्वेशन बेस्ड साइंटिफिक मेथड आगे चलकर ग्रीक फिलोसोफर्स जैसे एनेक्सिमेंडर और पाइथागोरस का काम को भी फाउंडेशन बनाता है। थेल्स का नाम जब भी लिया जाता है, उन्हें वेस्टर्न फिलॉसफी के पहले फिलोसोफर के रूप में याद किया जाता है। उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक फिलोसोफर के रूप में नहीं, बल्कि एक थिंकर के रूप में था, जिन्होंने नेचुरल वर्ल्ड को समझने का एक नया तरीके का प्रस्ताव रखा। थेल्स को फर्स्ट फिलोसोफर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नज़रिया दिया। उस समय तक लोगों का मानना था कि नेचुरल फिनोमेना डिवाइन फोर्सेस या गॉड्स के कारण होते हैं, लेकिन थेल्स ने सबसे पहले नेचुरल वर्ल्ड को समझने का एक रेशनल और लॉजिकल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया, जिसमें उन्होंने दुनिया के पीछे के नेचुरल प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। थेल्स के सबसे प्रमुख शिष्य एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमीन्स थे। इन दोनों ने थेल्स के आइडियाज़ को आगे बढ़ाया
और अपने विचार इस नेचुरल फिलॉसफी के फ्रेमवर्क में रखे। एनेक्सिमेंडर ने थेल्स के आर्के के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने पानी के अलावा एक और एलिमेंट प्रपोज किया जिसे उन्होंने एपिरॉन यानी इन्फिनिट और बाउंडलेस कहा। उनका कहना था कि दुनिया एक फाइनाइट एलिमेंट से नहीं बल्कि एक बाउंडलेस सब्सटेंस से बनी है जो यूनिवर्स के कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को चला रहा है। थेल्स की तरह एनेक्सिमेंडर भी नेचुरल फिनोमेना को रेशनल एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझने के पक्ष में थे। एनेक्सिमीन्स जो थेल्स के दूसरे शिष्य थे, उन्होंने एयर यानी वायु के आर्क के रूप में प्रपोज किया। थेल्स के कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने एयर को सब कुछ का ओरिजिन माना और ये आर्गू किया कि दुनिया के सभी एलिमेंट्स एयर के कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के कारण बने हैं। ये थियरी आगे चलकर एलिमेंटल थियरीज के डेवलपमेंट का एक स्टेप था, जिसमें आने वाले फिलोसोफर्स अलग अलग एलिमेंट्स को यूनिवर्स के स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करते गए। थेल्स का इन्फ्लुएंस सिर्फ उनके डायरेक्ट स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं था। प्लेटो और अरिस्टोटल जैसे महान थिंकर्स ने भी थेल्स के आइडियाज को एक्नॉलेज किया और अपने वर्क्स में उनका उल्लेख किया। प्लेटो ने थेल्स का नाम लिया अपने डायलॉग्स में, जहां उन्होंने उन्हें फर्स्ट फिलोसोफर का दर्जा दिया। प्लेटो का बिलीफ था कि थेल्स का काम एक इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन की तरह था, जिसने मेटाफिजिक्स और लॉजिक की शुरुआत की। प्लेटो खुद भी रेशनल इंक्वायरी के पक्षधर थे और थेल्स के मेथड को एक इंटेलेक्चुअल बेसिस के रूप में देखते थे। अरिस्टोटल ने अपनी किताब मेटाफिजिक्स में थेल्स का उल्लेख किया और उनके पानी वाले थियरी को डिस्कस किया। अरिस्टोटल का कहना था कि थेल्स ने नेचुरल वर्ल्ड के स्टडी के लिए जो अप्रोच अपनाई थी वो एक सिस्टमेटिक और लॉजिकल प्रोग्रेशन थी। अरिस्टोटल खुद एक रेशनलिस्ट और एम्पेरिकल थिंकर थे और वो थेल्स को एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखते थे, जिसने ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग के बेसिस पर मेटाफिजिकल थियरीज को डेवलप करने का रास्ता दिखाया। अरिस्टोटल का कहना था कि थेल्स ने एक बेसिक सब्सटेंस के कॉन्सेप्ट को प्रपोज करके मेटाफिजिक्स के फाउंडेशनल क्वेश्चन को एड्रेस किया, जैसे दुनिया किस चीज से बनी है, इसका ओरिजिन क्या है और कैसे नेचुरल प्रोसेसेस वर्क करते हैं। थेल्स के आइडियाज को पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स और फिलोसोफर्स ने भी काफ़ी री एग्जामिन किया है। मॉडर्न फिलोसफी में एक ट्रेंड देखा गया है जहां पुराने थिंकर्स के कॉन्सेप्ट्स को नए नज़रियों से समझा जाता है। थेल्स का नेचुरलिज्म और उनका फोकस रेशनल इंक्वायरी पर पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स के लिए एक रिफ्लेक्शन का सोर्स रहा है। फिलोसोफर्स जैसे मार्टिन हेडिगर और माइकल फोकाल्ट ने थेल्स के आइडियाज को अपनी सोच के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट किया। हेडिगर, जो एक एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर थे, उन्होंने थेल्स के काम को एक एग्जिस्टेंशियल इंक्वायरी के रूप में देखा। उनका कहना था कि थेल्स ने दुनिया के एग्जिस्टेंशियल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की थी, कि दुनिया के पीछे के मूल आधारों को तलाश कर रहे थे वो। फोकाल्ट जैसे थिंकर्स ने थेल्स के रेशनल इंक्वायरी के कॉन्सेप्ट को आज के एपिस्टेमोलॉजिकल डिस्कोर्स में देखने का प्रयास किया। फोकाल्ट के लिए थेल्स का काम एक ऐसी शिफ्ट का प्रतीक था जहां पावर और नॉलेज के बीच के संबंध को रीडिफाइन किया गया। गॉड से हटकर रैशनैलिटी पर फोकस करना एक ऐसे थॉट प्रोसेस का जन्म था जिसमें नॉलेज को एक डिसेंट्रलाइज्ड पावर के रूप में देखा गया। इन सभी इंटरप्रिटेशंस में थेल्स का काम एक ज़रूरी रोल प्ले करता है, जहां पुराने आइडियाज़ को नए कल्चरल और इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट किया जाता है। थेल्स का योगदान सिर्फ फिलॉसफी में नहीं बल्कि साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलेक्चुअल थॉट में भी आज तक जीवित है। थेल्स ने दुनिया को समझने का एक रैशनल और लॉजिकल तरीका दिया, जहां नेचुरल फिनोमेना के पीछे के साइंटिफिक रीजंस को एक्सप्लोर करने का प्रयास किया जाता है। थेल्स के फर्स्ट प्रिंसिपल और नेचुरलिज्म के विचार आज भी हमारी इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस में सेंट्रल हैं। उन्होंने जो रैशनल इंक्वायरी का मेथड दिया, उसका असर आज के साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स में देखने को मिलता है। थेल्स के आइडियाज़ हमेशा एक रिमाइंडर के रूप में रहते हैं कि
लॉजिकल सोच और ऑब्जर्वेशन के ज़रिए हम दुनिया के कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।